एक लड़की अपने बुजुर्ग पिता को सहारा देते हुए हॉस्पिटल लाती है उसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन वहां पर अचानक से एक व्यक्ति उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। अब हॉस्पिटल में जितने भी लोग खड़े हुए हैं वहां पर इलाज करवाने के लिए आए हैं या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो सभी उस व्यक्ति को देखकर बड़े ही असमंजस में हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है और किस वजह से इसके पैरों को पकड़कर रो रहा है। कौन था वह व्यक्ति जो उस लड़की के पैर पकड़कर रो रहा था और क्या कनेक्शन था उसका इस लड़की से? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम सुरेश है और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। सुरेश और लक्ष्मी जो कि इस दुनिया में अकेले हैं, उनके परिवार में और कोई नहीं है और वो दोनों ही अपने घर के अंदर रहा करते हैं। लक्ष्मी अभी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। अब इस बात को देखकर सुरेश बड़ा ही खुश है और वह सोचा करता है कि चलो अच्छा होगा, अब परिवार के अंदर 3 सदस्य हो जाएंगे और हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सुरेश जो कि मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय आ गया था और ये बात जैसे ही सुरेश को पता चलती है तो वो भागा दौड़ा सा अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर हॉस्पिटल के अंदर अपनी पत्नी को एडमिट करा देता है और डॉक्टर साहब उसकी देखरेख करने लगते हैं। वह बाहर बैठा हुआ खबर सुनने का इंतजार कर रहा है कि डॉक्टर साहब कब आकर उसे बताएंगे कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है। थोड़ी देर वहां पर वेट करने के बाद डॉक्टर साहब अंदर से आते हैं और अंदर से आने के बाद सुरेश को एक बुरी खबर सुनाते हैं। डॉक्टर साहब सुरेश को बताते हैं कि कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है। यानी कि जो उसकी पत्नी थी वो बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसने एक लड़की को जन्म दिया था और यह बात जैसे सुरेश सुनता है तो उसके सर पे आसमान टूट पड़ता है, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस बात को सुनकर उसे बड़ा ही दुख होता है क्योंकि अभी तक वह अपने परिवार को बड़ा होने का सपना देख रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी पत्नी उसे छोड़कर यहां से जा चुकी है। इसके बाद जो सुरेश होता है अपनी बेटी को पालने पोसने का फैसला करता है और उसको लेकर अपने घर चला जाता है। वहां पर बड़ी ही मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है और यह बात जब सुरेश के अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं तो वो उसे दूसरी शादी की सलाह देते हैं। अब पहले तो सुरेश मना करता है, कहता है कि नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब अड़ोसी पड़ोसी उसको बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि छोटी बच्ची है, अभी से तुम इसकी देखभाल नहीं कर सकते, इसकी देखभाल के लिए एक महिला चाहिए, तो इसी वजह से जो सुरेश होता है वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी शादी कर लेता है। अब उसने दूसरी शादी कर ली थी और उसके बाद उसकी पत्नी घर के अंदर रहा करती और उसकी बेटी की देखभाल किया करती। सुरेश रोज मजदूरी पर जाया करता और वहां से पैसे कमा कर लाया करता, जिससे उनके घर का गुजर बसर अच्छी तरह से हुआ करता। अब एक दिन अचानक सुरेश मजदूरी से वापस आ जाता है और वापस आकर जो अपने घर के अंदर वो हालात देखता है, उनको देखने के बाद उसे ये बात बहुत ही बुरी लगती है। उसकी नई पत्नी जो कि टीवी पर आराम से बैठी हुई थी और उसकी पहली पत्नी की बेटी कमरे के अंदर फूट फूट कर रोए जा रही थी, उसकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात को देखकर सुरेश बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और अपनी पत्नी से जोरदार लड़ाई कर देता है। लड़ाई के दौरान उसकी पत्नी भी उससे लड़ाई कर देती है और कहती है कि मैं इसको क्यों संभालूं, मैंने थोड़ी ना इसे जन्म दिया है, अगर आप इतना ही प्यार करते हो तो इसे अपने साथ ले जाइए, यहाँ पर मेरे पास रखने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर सुरेश को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लेता है, क्योंकि सुरेश ने यह शादी इसी वजह से की थी कि उसकी बेटी अभी छोटी है तो उसकी देखभाल हो जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी केवल उसके सामने ही बेटी की देखभाल का ढोंग करती थी, उसके जाने के बाद वह उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं किया करती थी। इस बात को देखते हुए सुरेश ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया था और अब वह अपनी बेटी को अकेले पालने पोसने का फैसला करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ बेटियां बड़ी होने लगती है और वह अब स्कूल जाने लगी है। लड़की का नाम उसने शोभा रखा था और शोभा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। पिता पुत्री की हर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश किया करता और धीरे धीरे ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। अब बेटी की स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी और अब वह थोड़ी सी समझदार भी हो गई थी। वह अपने पिता के लिए खाना बनाया करती, उनके कपड़ों को साफ किया करती और सुबह सुबह मजदूरी के लिए उसे जाते हुए देखा करती। अब जब वह अपने पिता को मजदूरी के लिए जाते हुए देखती है तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी लग जाऊं और नौकरी लगने के बाद मेरे पिता को मजदूरी पे नहीं जाना होगा। इसी सोच के साथ जो शोभा है वो अपनी आगे की पढ़ाई इस उम्मीद में करने लगती है कि उसे किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है। इसके बाद शोभा मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और वो सरकारी नौकरी लग जाती है। वो एक स्कूल में अध्यापिका बन गई थी और इस बात की खबर जैसे उसके पिता को मिलती है सुरेश को, तो वह इस बात की बड़ी खुशी मनाता है और कहता है कि बेटी तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, क्योंकि उस पूरे
पूरे गांव में कोई भी सरकारी टीचर नहीं था, केवल शोभा ही उस गांव के अंदर ऐसी बच्ची थी जो कि एक बार में ही सरकारी टीचर बन गई थी और उसने टेस्ट अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था। और गांव के लोग सुरेश को बधाई देने के लिए आने लगते हैं और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति उसे सलाह देता है और कहता है कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और अब तुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। यह बात कहकर वह व्यक्ति तो वहां से चला गया था, लेकिन सुरेश के दिमाग में यह बात घूम रही थी बार बार और यह बात उसे याद दिला रही थी कि अब उसकी बेटी को उसके पास से जाना होगा। इस बात को सोच सोच कर वो थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ये तो संसार की रीत है, ऐसा तो करना ही होगा और ऐसा करके वह अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। अब जैसे उसकी बेटी को पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो पहले तो अपने पिता से मना करती है शादी करने के लिए, लेकिन फिर उसके पिता कहते हैं कि बेटी तू सयानी हो गई है और जवान बेटी को घर पे रखना कहीं भी ठीक नहीं है। तो बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो आपकी यहीं पर रहकर सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता उसे और भी समझाते हैं और समझाने के बाद जो उसकी बेटी है वो शादी के लिए एग्री हो जाती है। वो कह देती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो बेशक से मेरी शादी कर दो। लेकिन उसकी बेटी ने उसके सामने एक शर्त रखी थी और कहा था कि मेरे होने वाले पति से यह बात जरूर कर लेना कि शादी के बाद मैं अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा आपको दिया करूंगी, क्योंकि आपकी देखभाल भी तो मेरा ही फर्ज बनता है ना। इस बात को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं। पिता की आंखों में आंसू देखकर जो बेटी शोभा है वो भी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता के गले से लिपट जाती है। उसके बाद जो उसका पिता है उसके लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़के के पास ढेर सारी जमीन जायदाद थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। तो उसके बाद वह उससे शादी की बात करता है तो बातों ही बातों में लड़के वाले उसको बता देते हैं कि शादी तो हम आपकी बेटी से कर लेंगे, सरकारी नौकरी लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो दहेज देना होगा ताकि हमारे बेटे की बदनामी ना हो। अब जो शोभा का पिता वो लड़के के बारे में सोचता है और सोचने के बाद हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा बहुत दहेज का सामान आपको दे दूंगा। दोनों परिवार वाले तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर जो शोभा के पिता थे वो अपनी बेटी की शादी के लिए उस घर को बेच देते हैं जिस घर में वो रहा करते थे। जिनको उन्होंने घर बेचा था उनसे पहले ही कह दिया था कि इस घर के अंदर मैं किराए पर रहूंगा और आपका किराया टाइम टू टाइम देता रहूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने घर को बेच दिया था और उससे जो भी पैसा मिला था उससे अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करा दी थी। अब शादी होने के बाद शोभा अपने पति के यहाँ पर जाती है और अच्छी तरह से अपने पति के घर को संभालने लगती है। अब शादी के बाद जैसे शोभा अपनी आधी तनख्वाह को अपने पिता को देना चाहती है तो इस बात के लिए शोभा की सास उससे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने हमसे कहा भले ही था लेकिन हमने उनसे मना कर दिया है। अब इस बात को सुनकर शोभा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और इस बात की शिकायत अपने पति से करने लगती है। उसका पति जो अपने माँ के कहे अनुसार चला करता था वह उससे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि जैसा माँ कह रही है वैसा ही तुम्हें करना होगा। इसके बाद शोभा एक दिन जब अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तो उनसे बात करती है, कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि लड़के वालों से पहले ही बात कर लेना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये लोग इस चीज के लिए राजी नहीं थे तो आप बेशक से मेरी शादी इनसे नहीं कराते। लेकिन तभी उसका पिता कहता है कि बेटा, बहुत बड़ा घर परिवार है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी लड़के को आती है, तो इसी वजह से मैंने शादी के लिए हामी भर ली। मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिनों का हूं और जब तक जिंदा हूं मजदूरी करके खा लूंगा, लेकिन तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हामी भर ली। और अब तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अच्छे से मजदूरी किया करता हूं और फिर कहां मेरे ऊपर एक पेट का खर्च है और मैं एक दिन मजदूरी करके 2 दिन तक उस पैसे को खा सकता हूं। ऐसा कहकर पिता अपनी बेटी को समझा देता है और समझा बुझाकर उसे वापस से उसके घर भेज देता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ शोभा की शादी को 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों के दौरान शोभा को 2 बच्चे हो गए थे और वह अच्छी तरह से अपने बच्चों का और अपने घर परिवार का ख्याल रखा करती और अपने पिता से भी मिलने के लिए आया करती। लेकिन जैसे ही 5 साल बेटी की शादी को बीतते हैं तो उसके बाद उसके पिता अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। अब जैसे वो बीमार पड़ते हैं तो ये खबर शोभा को भी मिल जाती है और उसके बाद शोभा भागी दौड़ी अपने पिता को देखने के लिए वहां पर आ जाती है। अब पिता की हालत को देखकर शोभा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसका पिता उसे फिर से हौसला देता है, कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, अभी तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, मैं ठीक हो जाऊंगा और उसके बाद फिर से अपना काम इसी तरह से करने लगूंगा। यह बात सुनकर शोभा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि ये वही पिता है जिन्होंने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था और जिंदगी में माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। और आज वही पिता उसके सामने बीमार पड़ा हुआ है और वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। यह बात शोभा को बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन वो अपने घर को बसाने के लिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और वहां से वापस जाने लगती है। वह अपने घर पहुंच गई थी और घर पहुंचने के बाद वह अपने पति से इस बारे में बातें करने लगती है। कहती है कि सुनिए जी, मेरे पिताजी अब बीमार हो चले हैं और ना ही उनके साथ कोई भी सहारा है, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास रह सकती हूँ? तो इसके बाद उसका जो पति होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा
ऐसा करना माँ जी से पूछ लेना, जैसा वो कह दे वैसा ही तुम कर लेना। इसके बाद शोभा डरती डराती अपनी सास के पास जाती है और उससे इस बारे में बात करने लगती है। लेकिन उसकी जो सास होती है वो उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर तू वहां चली जाएगी तो यहाँ का काम धंधा कौन संभालेगा। इस बात को सुनकर शोभा को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन शोभा स्टार्टिंग से ही शांत स्वभाव की लड़की थी तो वह इस वजह से उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करती है और वापस से अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। पूरी रात भर वह सोचती है और सोचने के बाद एक छोटा सा आइडिया उसके दिमाग में आता है। वह सुबह उठती है और सुबह उठने के बाद जल्दी से तैयार होती है स्कूल के टाइम से आधा घंटा पहले, और आधा घंटा पहले वो तैयार होकर अपने लंच में 2 रोटियां फालतू पैक करती है और उनको लेकर सीधा अपने पिता के यहाँ पर पहुंच जाती है। क्योंकि जहां पर शोभा की ड्यूटी थी वहां के रास्ते में ही उसका मायका पड़ता था, तो वह सोचती है कि रोज मैं यहाँ से आया जाया करूंगी और अपने पिता की देखभाल ऐसे ही कर लिया करूंगी। लेकिन तभी ये बात शोभा के ससुराल में पता चल जाती है। शोभा की सास को जैसे ये बात पता चलती है कि शोभा यहाँ से खाना पैक करके ले जाती है और अपने पिता को खिलाया करती है, तो वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और अपनी बहू से लड़ाई करने लगती है। वो बहुत ही भली बुरी बातें उसको सुनाती है, लेकिन इस बार शोभा इन सभी चीजों को सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि इस बार उसकी सास ने उसके पिता के बारे में गलत कहा था, जिस पिता ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। तो उसके बाद वो अपनी सास से साफ साफ बोल देती है और कहती है कि माँ जी ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस नौकरी की जिसकी आप तनख्वाह लिया करते हो उस नौकरी के लायक भी उन्होंने ही मुझे बनाया है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आज उनकी तबीयत खराब है तो उनकी देखभाल करूं। आज तक तो मैं आपके हिसाब से चल रही थी, लेकिन आज के बाद मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी, क्योंकि मैं खुद पैसा कमाया करती हूं, तो मेरा पैसा मैं जहां जाऊं वहां वेस्ट करूंगी। इस बात को सुनकर जो शोभा की सास है वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछले 5 साल से ये लड़की इस घर के अंदर अपना मुंह बंद करके रह रही थी, लेकिन आज उसने ऐसी बात कह दी थी जो बात बिल्कुल भी उसकी सास को नागवार थी। इसके बाद वह अपने बेटे को बुलाती है और बेटे को बुलाने के बाद अच्छी तरह से इन बातों को सिक्का पड़ा देती है। अब उसका बेटा जैसे इन बातों को सुनता है तो वह एकदम से गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण वह अपनी पत्नी शोभा से लड़ाई करने लगता है। इसके बाद शोभा उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। तो फिर शोभा उससे भी साफ साफ बोल देती है और कहती है कि मैं काम किया करती हूं तो मैं अपने पैसों को जहां चाहे वहां खर्च करूंगी। अब यह बात शोभा के पति को बहुत ही बुरी लगती है और वह शोभा पर हाथ उठा देता है। अब जैसे उसने हाथ उठाया था तो इसके बाद शोभा रूठ कर वहां से अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने का फैसला करती है। शोभा ने अपने पिता के लिए अपने बच्चों को वहीं पर छोड़ दिया था और वहीं पर रहकर अपने पिता की सेवा करने लगती है। वह अच्छा खासा कमाया करती तो उन पैसों से अपने पिता का इलाज कराया करती और घर के अंदर खाने पीने के सामान की मौज रहा करती। अब उसे अपने बच्चों की बार बार याद आया करती है, तो कभी कभार वो अपने ससुराल में पहुंच जाया करती और दूर से अपने बच्चों को देखकर ही तसल्ली कर लिया करती। अब जैसे उसका पति देखता है कि उसकी पत्नी बच्चों को देखने के लिए आई है तो वह सोचता है कि ये घर के अंदर आएगी, लेकिन शोभा घर के बाहर से वापस चली जाया करती और दोबारा से अपनी पिता की सेवा करने लगा करती। धीरे धीरे शोभा को वहां पर रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान शोभा के पति को काफी कुछ नया सीखने को मिला था अपने परिवार से, क्योंकि अब वो जब अपनी माँ से कुछ खाना बनाने के लिए कहा करता तो उसकी माँ उससे मना कर दिया करती और कहा करती कि तू खुद बना ले। कई बार जब बच्चों का कोई काम हुआ करता, उनके कपड़े वगैरह धोने हैं या उनको स्कूल के लिए तैयार करना है, तो उन चीजों के लिए भी उसकी माँ साफ साफ उससे मना कर दिया करती और कह दिया करती कि तू खुद कर ले इस काम को, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद उसे पत्नी की अहमियत के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो फिलहाल हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पत्नी रूठकर मायके गई थी। अगर वो अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ 2 महीने और इस बात को बीत जाते हैं। अब एक दिन शोभा अपने पिता का इलाज कराने के लिए अपने स्कूल से छुट्टी लेती है और अपने पिता को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह अपने पिता को सहारा देते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसका पति आ जाता है और एकदम से शोभा के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। वहां पर जितनी भी भीड़ थी वो सभी लोग उस व्यक्ति को देख रहे थे जो शोभा के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोए जा रहा था। इसके बाद शोभा जैसे ही देखती है कि उसका पति उसके पैरों को पकड़ रहा है तो इस बात की उसे भी शर्मिंदगी होती है। तो उसके बाद वह अपने पति को उठाती है और उठाने के बाद उसे अपने से दूर हटाती है। कहती है कि यहाँ पर तुम क्या लेने आए हो, तुम लोग तो लालची हो ना, जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे
तब तक तुम मुझे अपने घर में नहीं रखोगे, तो ऐसा करो तुम अपने घर को कहीं ले जाओ और यहाँ पर आने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका पति फूट फूट कर रोने लगता है और रोता हुआ उससे माफ़ी मांगता, कहता है कि शोभा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल जो कुछ भी हुआ था वो मेरी माँ की वजह से हुआ था, लेकिन आज जब तुम मेरे पास नहीं हो तो माँ ने मुझे याद दिला दिया है कि पत्नी पत्नी ही होती है और माँ माँ ही होती है। माँ की जगह जैसे पत्नी नहीं ले सकती तो उसी तरह पत्नी की जगह माँ भी नहीं ले सकती। इस बात को सुनने के बाद वहां पर चारों तरफ जो लोग खड़े हुए थे उन सबको भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों पति पत्नी है और पत्नी रूठकर मायके में रहा करती है। अब यह सब कुछ देखकर जो शोभा के पिता होते हैं वो अपनी बेटी को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर दामाद जी तुझे मनाने के लिए आए हैं तो तुम इनके साथ चली जाओ। अब शोभा स्टार्टिंग में 2-3 बार मना करती है, लेकिन असलियत में शोभा भी यही चाहती थी कि वह भी अपने ससुराल में ही रहे, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और 2 बच्चे होने के बाद वह नहीं चाहती थी कि उसे किसी भी कारण से अपने बच्चों से जीवन भर के लिए अलग रहना पड़े। इसके थोड़ी देर बाद जो शोभा है वो अपने पति से कह देती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो उसका पति पूछता है कि बताओ क्या शर्त होगी। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अलग से शहर में रहना होगा और वहां पर मैं अपने पिताजी को भी रखूंगी। मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है कि मैं समाज के अंदर पैसा कमाकर अपना गुजारा कर सकूं, तो मैं इनको अलग से नहीं छोड़ सकती। अब इस बात को सुनने के बाद उसका पति झट से इस बात की हामी भर लेता है। इसके बाद शोभा का पति शहर के अंदर एक मकान किराए पर लेता है और वहां पर अपनी पत्नी और अपने ससुर के साथ रहने लगता है। वहीं पर वह अपने बच्चों को ले आता है और शहर के अंदर ही उन्हें पढ़ाने लिखाने लगता है। अब जैसे शोभा की सास को यह बात पता चलती है तो उसे नाराजगी तो होती है, लेकिन फिर वो इस बात को ऐसे छोड़ देती है, क्योंकि उसके बेटे ने इस बार उसे पूछा तक भी नहीं था कि वह अपनी पत्नी को ले आए या ना ले आए। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ शोभा के सास ससुर की भी हालत ऐसी हो जाती है जो किसी दिन उसके माता पिता की थी। लेकिन शोभा अपने पति से कहती है कि आप जाओ और जाकर माँ बाबू जी की देखभाल करो। अगर वहां पे ये होना सक्षम नहीं है तो आप ऐसा करो, माँ बाबू जी को यहाँ पे ले आओ, मैं उनकी देखभाल अच्छे से कर दिया करूंगी। इसके बाद उसके पति गाँव जाते हैं और गाँव से अपने माता पिता को अपने साथ शहर में ले आते हैं और वहीं पर रखकर उनकी देखभाल करने लगते हैं। शोभा अच्छे से उनका ख्याल रखा करती और जैसे उसकी सास देखती है कि ये वही बहू है जिसके पिता को पैसे देने से मैंने मना कर दिया था और फिर भी वो मेरी सेवा कर रही है, तो इस बात को देखकर वो सेवा के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसे माफी मांगती है। कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, थोड़े से लालच के कारण मैंने तुमसे वो बात कह दी जो शायद मुझे कभी भी नहीं कहनी चाहिए थी। इसके बाद जो शोभा होती है वो अपनी सास से कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप लोग हमारे बड़े हो, आप लोग जो कुछ भी हमसे कहते हो हमारे भले के लिए कहते हो, लेकिन वो बात हमें वैसे ही बुरी लग जाया करती है। इस बात को सुनकर जो शोभा की सास होती है वो और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। शोभा भी उसे माफ करते हो उसकी सेवा वहीं पर करने लगती है और इसी तरह से समय बीतता रहता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसके पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया, लेकिन उसके बाद उसके पति ने उसके पिता का ख्याल रखने से उससे मना कर दिया। फिर जब पत्नी जिद पर अड़ गई तो उसके पति को उसके पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद उन दोनों का घर दोबारा से बस गया। आप क्या कहना चाहते हो शोभा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उसके पति के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।